अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज एमन नज़ीर एंड वेलकम टू नॉलेज रन। सो स्टूडेंट्स, अभी हमने जो पाकिस्तान अफेयर्स का जो चंक शुरू किया है सीएसएस प्रिपरेशन के लिए वो है प्रॉब्लम्स या फिर इश्यूज इन पाकिस्तान। जो हम इश्यूज फेस करते हैं, मल्टीपल इश्यूज हम कवर करेंगे। इकोनॉमिक इश्यूज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक इश्यूज कवर किए थे। आज हम पढ़ेंगे कि ट्रेड के क्या मसाइल हैं पाकिस्तान में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना बहुत ज़रूरी है। डायरेक्टली अगर इस पर क्वेश्चन नहीं भी आता तो अगर और कोई क्वेश्चन आ जाता है इकोनॉमी के हिसाब से या इसके अलावा पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस से कुछ भी, अगर कोई भी प्रॉब्लम ऐसा आ सकता है, पाकिस्तान के इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से भी अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के हिसाब से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है, रेवेन्यू, जीडीपी, कुछ भी, तो उसमें हम ये जो अंडरस्टैंडिंग आज हम यहाँ पे बिल्ड करेंगे, इसका डाटा, इसकी नॉलेज हम वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इंटरव्यू में या फिर इसके अलावा कहीं भी अगर आपकी किसी भी गैदरिंग में, किसी भी जगह पे अगर आपकी डिस्कशन होती है कि क्यों पाकिस्तान में ट्रेड के मसाइल हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं अर्न कर पाता ज़्यादा, पाकिस्तान अपने एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ा पाता, इम्पोर्ट्स ज़्यादा क्यों है, पाकिस्तान अर्न क्यों नहीं कर पाता, पैसा क्यों नहीं बना पाता, तो ये सारी अंडरस्टैंडिंग आज आपको इन सारे सवालों का जवाब देगी। तो आज बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, तो स्टूडेंट्स सबसे पहले देख लेते हैं कि करंट सूरत हाल क्या है। स्टूडेंट्स, एक सीएसएस एस्पिरेंट जो है वो हमेशा जब भी बात करेगा तो वो अपने आर्ग्यूमेंट को डाटा से या फिर एविडेंस से, जिनको हम एविडेंस के अंदर आपका कुछ भी आ सकता है, डाटा आ सकता है, फैक्ट्स आ सकते हैं, वो अपने बात को एविडेंस से सपोर्ट करेगा। ठीक है। नाउ इन पाकिस्तान everyone knows that we import more than we export, राइट? इंपोर्ट्स ज्यादा है, एक्सपोर्ट्स कम है, ये बात तो सबको पता है, लेकिन दरअसल वो हैं कितने, ये एक सीएसएस एस्पिरेंट प्रूव करेगा डाटा से, और वो एग्जामिनर को इम्प्रेस करेगा डाटा से। मार्क्स भी आपको तभी मिलेंगे जब आपकी बात कॉन्क्रीट होगी और वो बात एविडेंस के साथ सपोर्ट होगी। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे एक्सपोर्ट्स कम है, जो कि कितने हैं, जो कि हैं 27.3 बिलियन डॉलर। ठीक। हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा हैं, जो कि कितने हैं, 48.6 बिलियन डॉलर। ये फिस्कल ईयर 2025 का डाटा है, जो कि इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025 से मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। ठीक है। तो ये वो डाटा है। जब आप इस तरीके से लिखेंगे, एग्जामिनर आपको मार्क्स लाजमी देगा और वो आपकी बात लाजमी मानेगा। ठीक है। एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट्स ज्यादा। अब ऐसा है क्यों, ये हम आगे देखते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उनके अंदर स्टेगनेशन क्यों है, उनकी ग्रोथ के अंदर स्टेगनेशन क्यों है, वो क्यों नहीं बढ़ रही, एक्सपोर्ट की ग्रोथ क्यों नहीं बढ़ रही। ठीक है। इन मसाइल को मैंने 3 हेड्स के अंदर डिवाइड किया। सबसे पहले स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि हमारे इंपोर्ट्स आज की दुनिया में बढ़ते जा रहे हैं और हमारे एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे। ये हमारी इकोनॉमी का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है, कुछ स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, इनको आगे डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद कुछ इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं। गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इतना बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, उनकी वो इतने इनएफिशिएंट हैं, उन्होंने कोई अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई, जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट्स कम होते जा रहे हैं और हमारे इंपोर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ एंटरप्रेन्योरल इश्यूज भी हैं। देखें, लोकल लेवल पे या फिर आपके सिटीजन्स जो हैं उनके अंदर भी कुछ ऐसे मसाइल हैं, कुछ एंटरप्रेन्योरल इश्यूज भी ऐसे हैं, लोग भी कुछ इतनी हिम्मत नहीं कर पा रहे कि जिसकी वजह से आप अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा पाए। ठीक है। तो हम इन तीनों को आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज क्या हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर। क्या ऐसे स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है उसके अंदर एक स्टैग्नेशन हो गई है और हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रही है। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, हमारी एक्सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा नैरो है। हमारी एक्सपोर्ट जो है वो कंसंट्रेटेड है चंद एक प्रोडक्ट्स के अंदर। कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम एक्सपोर्ट करते हैं और उससे हम रेवेन्यू अर्न कर लेते हैं। ठीक है। इसको कहते हैं एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन इंडेक्स। ये एक इंडिकेटर है, एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन इंडेक्स, जो कि ये बताता है कि एक कंट्री के एक्सपोर्ट्स है वो कितने ज्यादा डाइवर्सिफाइड हैं। अगर ये 0 से करीब है तो इसका मतलब कि आपकी जबरदस्त किस्म की डाइवर्सिफिकेशन है आपके एक्सपोर्ट्स में, और आपकी जो एक्सपोर्ट बेस है वो बहुत ज्यादा वाइड है। यानी कि आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप ऐसे बनाते हैं जो कि जिनकी ग्लोबल मार्केट के अंदर जिनकी डिमांड है, और आप ग्लोबल मार्केट के अंदर एक कंपेटिटिव प्लेयर हैं और आप जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आपका एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन इंडेक्स 1 के करीब है तो इसका मतलब कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो कंसंट्रेटेड है सिर्फ और सिर्फ एक प्रोडक्ट के अंदर। पाकिस्तान का एक्सपोर्ट कंसंट्रेशन
इंडेक्स जो है वो फिलहाल आई थिंक 0.2 या 0.2 से कुछ ऊपर है। ठीक है, तो इसका मतलब कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो उनकी उनकी बेस बहुत नैरो है। हमारे पास इतने कुछ प्रोडक्ट्स हैं ही नहीं जो हम एक्सपोर्ट कर सकें। हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं, ये अगेन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान का डाटा है, 52.8% जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो कंप्राइज करते हैं कॉटन प्रोडक्ट्स के ऊपर। ठीक है, बल्कि कॉटन प्रोडक्ट्स भी नहीं, रॉ कॉटन के ऊपर। ठीक है, उसके बाद लेदर है 2.6% और उसके बाद राइस है 12.8%। ये तकरीबन तकरीबन आपका 68% तक जाता है, यानी कि 68% आपके जो 68% जो कि आपके एक्सपोर्ट के प्रोडक्ट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये तीन जो है उस कंप्राइज कर आपकी पूरी एक्सपोर्ट जो है वो इन तीन प्रोडक्ट्स के ऊपर कंप्राइज करती है, कॉटन, लेदर और राइस। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हम अपनी एक्सपोर्ट बेस जो है उसको डाइवर्सिफाई कर नहीं पा रहे। उसकी वजह ये है कि हम कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर रहे। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा बुरे हाल में है और हम कुछ मैन्युफैक्चर ही नहीं कर पा रहे जो कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। दूसरी बात ये कि हम ग्लोबल डिमांड को नहीं समझ पा रहे। देखें, अब जो ग्लोबल डिमांड है, अगर आप बजाय इसके कि आप रॉ प्रोडक्ट्स जो हैं, रॉ मटेरियल को आप एक्सपोर्ट करें, आप वैल्यू एडेड गुड्स जो हैं उनको अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा मुनाफा मिलेगा। फिलहाल पाकिस्तान कोई ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट करने के लिए तो क्या, पाकिस्तान अपने मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए भी पाकिस्तान कोई ऑटोमोबाइल नहीं बनाता। ठीक है, उसके पार्ट्स इंपोर्ट करके वो उनकी असेंबली उनकी यहाँ पर हो जाती है, लेकिन वो पाकिस्तान जो है खुद प्रोड्यूस नहीं करता। पाकिस्तान कोई इलेक्ट्रॉनिक्स अपने इस तरीके के बना के एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। पाकिस्तान जो है वो अपना जो कंपैरेटिव एडवांटेज है जिसमें आपका लाइफ स्टॉक इंडस्ट्री आती है या फिर आपको पोल्ट्री, लाइफ स्टॉक, डेयरी इंडस्ट्री, पाकिस्तान इस तरह की भी कोई चीज एक्सपोर्ट फिलहाल नहीं कर रहा। तो हमारी एक्सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा नैरो है। जब एक्सपोर्ट बेस नैरो होगी तो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ के अंदर स्टैग्नेशन ही होगी, जाहिर सी बात है। और उसके लिए डाटा आपको ये मैंने दे दिया, कॉटन 52.8%, लेदर 2.6% एंड राइस 12.8%। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चरल इशू है हमारी इकोनॉमी का। दूसरा इशू, लिमिटेड ग्लोबल मार्केट एक्सेस। ये एक बिटर ट्रूथ है कि वाकई हमारे जो ग्लोबल मार्केट की एक्सेस है वो बहुत लिमिटेड है। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 25 के मुताबिक पाकिस्तान यूएस 17% ऑफ द एक्सपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान गो टू यूएसए, 9% गो टू चाइना, 7% गो टू यूके एंड यूएई 5%। ठीक है, अच्छा अब इसकी क्या वजूहत है? इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान की ज्योग्राफिकल लोकेशन। फिलहाल पाकिस्तान जहां पर लाई करता है, जहां पर लोकेटेड है ज्योग्राफिकली, आपके अगर वेस्ट में देखें तो अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान एक वॉर टॉर्न कंट्री है जहाँ पे ना इतनी डिमांड है। डिमांड अगर हो भी, डिमांड तो चले हर एक जीता इंसान होता है उसको डिमांड होती है उसकी हर चीज की, लेकिन उनकी परचेसिंग पावर इतनी नहीं है। ठीक है, अफगानिस्तान है, वॉर टॉर्न कंट्री है, वो हमसे इतना खरीद ही नहीं सकते। उसके बाद आपका है ईरान है। ईरान एक सैंक्शन कंट्री है, उसके साथ भी हमारे ट्रेड के रिलेशन जो है वो इतने ज्यादा थ्राइव नहीं कर पा रहे और हम वहां से इतना रेवेन्यू अर्न नहीं कर पा रहे। ठीक है, इसके अलावा आपके ईस्टर्न साइड पे इंडिया है। अब इंडिया के और पाकिस्तान के पॉलिटिकल इश्यूज हैं, तो जियोपॉलिटिकली और जियो स्ट्रेटेजिक रीजंस की वजह से पाकिस्तान का जो ग्लोबल मार्केट का जो एक्सेस है वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। एक बहुत बड़ा मसला यहाँ पर एक और ये भी है कि जो आपके सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज में डिमांड काफी ज्यादा है। आप उन मार्केट को टैप कर सकते हैं और वहां पर आप एक्सपोर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन मसला यह है कि वाया लैंड रूट अभी हम उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे। एक्सेस इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए हमें अफगानिस्तान की जो पट्टी है वाखान, हमें उस पट्टी को क्रॉस करके जाना पड़ेगा। अफगानिस्तान में फिलहाल है इंस्टेबिलिटी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, वॉर टॉर्न एरिया है वो। तो हमारी एक्सेसिबिलिटी का बहुत मसला है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को अभी हम एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो अफगानिस्तान में अमन हम इसलिए भी चाहते हैं, पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में अमन इसलिए भी चाहता है ताकि पाकिस्तान जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज को रीच कर सके। और अभी उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन तीनों का एक मुआहिदा हो भी रहा था, ये लैंड रूट का या कोई रेलवे रूट का एक इनका एक मुआहिदा हो रहा था कि यहाँ से रेलवे रूट जो है वो, रेलवे ट्रैक जो है वो बिछा दिया जाए ताकि हमारी ट्रेड बेहतर हो और हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ सकें। तो हमारी ग्लोबल मार्केट की एक्सेस बहुत लिमिटेड है। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हम अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ा नहीं पा रहे पॉजिटिवली और हम इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अर्न नहीं कर पा रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स, लो वैल्यू एडिशन। ये हम सबको पता है, पाकिस्तान वैल्यू एडिशन नहीं करता अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, अपने रॉ मटेरियल के अंदर। पाकिस्तान रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और पाकिस्तान ब्लेस्ड है बहुत सारे
मुख्तलिफ किस्म के रॉ मटेरियल से, ठीक है। पाकिस्तान रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है, उनको एक्सपोर्ट कर देता है सिंपली उसी हालत में, ठीक है। वो दूसरे ममालिक में जाते हैं, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज के अंदर जाते हैं, वहां से उनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, वैल्यू एडिशन होती है, और फिर वही प्रोडक्ट्स जो हैं पाकिस्तान अपनी जरूरत पूरी करने के लिए कभी यूएस से खरीदता है तो कभी चाइना से खरीदता है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान जो है वो वैल्यू एडिशन नहीं कर पा रहा। उसकी एक वजह ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर फिलहाल इतनी टेक्निकल कैपेसिटी नहीं है। ये टेक्निकल कैपेसिटी इसलिए भी नहीं है कि पाकिस्तान ने बहुत फ्लॉड एग्रीमेंट्स किए हैं उन ममालिक के साथ जिनको पाकिस्तान अपने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करता है। ये आगे इंस्टीट्यूशनल इशूज के अंदर मैंने इसको डिटेल में लिखा है, इसको वहां डिस्कस करते हैं। फिलहाल लो वैल्यू एडिशन की एग्जाम्पल देख लें। अभी पीछे बात हो रही थी पाकिस्तान के रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। पाकिस्तान में हमें पता है इस वक्त बलूचिस्तान का जो रेकोडेक प्रोजेक्ट हो रहा है वहां पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स बेतहाशा हैं, ठीक है। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स के बारे में बात की जा रही है कि जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, ये आने वाली दुनिया की में जिस तरीके से जैसे ऑयल इंडस्ट्री के लिए वैसे ही अब आने वाले टाइम में रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो ये बहुत क्रूशल होंगे, क्रूशल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ military arsenals, other than that electronic instruments, other than that I think renewable energy के लिए भी, renewable energy के जो components हैं जिसमें आपका wind mill है, जिसमें आपके solar panels हैं, उनके लिए rare earth elements बहुत ज्यादा important है। military weapons के लिए बहुत ज्यादा, lithium, cobalt, लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ये सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आने वाले टाइम में। जितनी भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जितने भी आपके डिजिटल डिवाइसेस बनेंगे उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी ईवीज देखें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आपकी जो होती हैं उसके अंदर आपकी जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं उनके अंदर भी आपके ये अर्थ एलिमेंट्स होते हैं। अब मसला है कि पाकिस्तान के पास ये दौलत है तो बेतहाशा। आपकी जो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन कनाडा की एक कंपनी है जो कि रेकोडिक प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रही है, उसने जब फीजिबिलिटी स्टडी की यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर तो उसने बात प्रूव की पाकिस्तान के अंदर 15 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर है रेकोडिक के अंदर, और आई थिंक 12 मिलियन आउंसेस ऑफ गोल्ड वहां पर मौजूद है। लेट मी चेक दिस डेटा। जी, ये बिल्कुल ठीक डाटा मैंने आपको बताया। 15 मिलियन टन्स ऑफ कॉपर और 26 मिलियन टन्स ऑफ गोल्ड पाकिस्तान का रेकोडेक के अंदर मौजूद है, ठीक है। अब मसला ये कि बजाय ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाते कि हम टेक्निकल कैपेसिटी पाकिस्तान की बढ़ाएं और जो आपका टेक्निकल कैपिटल है उसका लाइसेंस हासिल करें, और जितनी भी हमारी लोकल इंडस्ट्री है उसको उसकी टेक्निकल कैपेसिटी बढ़ाएं। ये जो आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं इनकी मदद से हम अपनी टेक्निकल कैपेसिटी बढ़ाएं, और ना कि हम उनको रॉ मटेरियल दें बल्कि हम उनको इस रॉ मटेरियल से वैल्यू एडेड गुड्स बना के वो इनको एक्सपोर्ट करें। हमने किस तरह, पाकिस्तान ने किस तरह के एग्रीमेंट्स किए फिलहाल कि आप हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करें, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो एक्सट्रैक्शन की या फिर ड्रिलिंग की फिलहाल कैपेसिटी नहीं है। तो बैरिक गोल्ड कॉर्पोरेशन क्या करेगी जो कि कनाडा की फर्म है, इसके अलावा मनारा मिनरल्स के नाम से सऊदी अरबिया की एक ये एक्सट्रैक्शन कंपनी है, वो क्या करेंगे कि वो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स या फिर क्रिटिकल मिनरल्स जो है वो आपके एक्सट्रैक्ट करेंगे, और सिंपली वो पाकिस्तान को कुछ उसके एवज पैसे देके और वो यहाँ से ये एलिमेंट्स लेके चले जाएंगे, राइट। तो ये बहुत ही फ्रॉड किस्म के एग्रीमेंट्स हैं। तो हमारी वैल्यू एडिशन हम नहीं कर रहे अपने रॉ मिनरल्स के अंदर, अपने रॉ मटेरियल को हम उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, हम उससे कोई भी बेनिफिट रीप नहीं कर रहे। इस वजह से हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो स्टेगनेंट है, हम सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल्स ही एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं, राइट। तो ये एक और स्ट्रक्चरल इशू है हमारी इकोनॉमी का। हमारी इकोनॉमी स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके से की गई है कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ फिलहाल इस स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर तो नहीं बढ़ सकती, ठीक है। उसके अलावा स्टूडेंट्स, एनर्जी क्राइसिस है, ये इकोनॉमिक इश्यूज वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस जबरदस्त किस्म के, आगे इंशाल्लाह एनर्जी क्राइसिस के ऊपर भी मैं एक लेक्चर अपलोड करूंगी तो वहां पर भी इस पे बात होगी, राइट। एनर्जी क्राइसिस जबरदस्त किस्म के, हमारी जो एनर्जी की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारी एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, उसकी वजह ये है कि जो हमारा एनर्जी मिक्स है, मैंने एनर्जी मिक्स का एक पाई चार्ट दिखाया था अपने इकोनॉमिक इश्यूज के लेक्चर के अंदर, वो आप देख लें, उसको आप याद कर लें। 55% ऑफ द एनर्जी इन पाकिस्तान इज प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल पावर, ठीक है। जो आपका कोल है
ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, गैस है, नेचुरल गैस है, एनर्जी इन चीजों से बनाई जा रही है। और मसला ये है कि ये चीजें पाकिस्तान में है नहीं। पाकिस्तान में ऑयल इंपोर्ट किया जाता है, कोल इंपोर्ट किया जाता है, और जब ये इंपोर्ट किया जाता है तो ये डॉलर में इंपोर्ट किया जाता है, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो चूंकि एनर्जी क्राइसिस है तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो थ्राइव नहीं कर पा रही। ठीक है, इंडस्ट्री को रन करने के लिए आपको चाहिए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी के मसाइल हमारे पास है, एनर्जी की नीड पूरी नहीं हो रही है, जरूरत पूरी नहीं हो रही है, तो आप खुद बताएं कैसे प्रोडक्शन हो और कैसे जो है एक्सपोर्ट्स जो है वो बढ़े। ठीक है, इसका डाटा मैं आपको दे सकती हूँ। 11.59 बिलियन डॉलर का ऑयल हमने इंपोर्ट किया 2025 के सिर्फ और सिर्फ शुरू के 9 महीनों में। ये आपका पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का डाटा है, बिल्कुल एक्यूरेट और ये बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा है। आप इसको यूज कर सकते हैं अपने राइटिंग के अंदर, राइट। उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने पढ़ा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का एक पेपर मैंने अपने इस लेक्चर के लिए रीड किया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट एक ये है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री। हमारी इकोनॉमी का एक स्ट्रक्चरल इशू ये भी है कि हमने जब भी इंडस्ट्री लगाई है तो वो इंडस्ट्री हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री लगाई है। अब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब हमारे मुल्क में इंडस्ट्री लगाई जाती है तो वो पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज देख के नहीं लगाई जाती। ये देख के नहीं लगाई जाती भाई पाकिस्तान क्या चीज अच्छी प्रोड्यूस कर सकता है, और पाकिस्तान अपना कंपैरेटिव एडवांटेज यानी कि वो चीज जो कि एक कंट्री अच्छी प्रोड्यूस कर सकता है और अच्छे दामों प्रोड्यूस कर सकता है और उसकी डिमांड जनरेट कर सकता है ग्लोबल मार्केट के अंदर। ठीक है, ये कहलाता है आपका कंपैरेटिव एडवांटेज। जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ा होगा, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी पढ़ी होगी, एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट जिन्होंने पढ़ा होगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का, और डेविड रिकार्डो जिन्होंने पढ़ा होगा, उनको ये बात पता होगी। एनीवेज मैं खुद भी आगे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि आपका कंपैरेटिव एडवांटेज वो चीज होती है जो कि दूसरे ममालिक उतनी कम कॉस्ट पे नहीं प्रोड्यूस कर पाते जितनी कम कॉस्ट पे आप प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, और दूसरे ममालिक का बजाय इसके कि दूसरे ममालिक खुद उसको ज्यादा कॉस्ट लगा के प्रोड्यूस करें, वो आपसे इंपोर्ट कर लें। ठीक है, ये एक कंट्री का कंपैरेटिव एडवांटेज होता है। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज फिलहाल मीट इंडस्ट्री है, पाकिस्तान का कंपैरेटिव एडवांटेज डेयरी इंडस्ट्री है। ठीक है, तो पाकिस्तान का मसला है कि पाकिस्तान अपने कंपैरेटिव एडवांटेज के ऊपर कभी भी ध्यान नहीं देता और ये हमेशा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री की तरफ जाता है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री का मतलब ये है कि जो चीज आपको इंपोर्ट करनी पड़ रही है ना, तो आप ये सोचते हैं कि भाई हम अपना इंपोर्ट बिल कम करने के लिए हम उस प्रोडक्ट की इंडस्ट्री अपने मुल्क के अंदर लगा लें। ठीक है, और इससे होता क्या है कि आपका जो जो आपके टैरिफ्स होते हैं या फिर आपके हाई कस्टम ड्यूटीज होती हैं, वो एज अ टूल ऑफ प्रोड्यूसिंग रेवेन्यू इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। क्या आप क्या करना शुरू कर देते हैं कि आप अपने टैरिफ से, अपनी कस्टम ड्यूटीज से, गवर्नमेंट जो है वो कहती है कि भाई इनसे रेवेन्यू जनरेट करें। हालांकि टैरिफ्स और कस्टम ड्यूटी से कभी भी जो आपकी जो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी के जो माहिरीन हैं वो ये कहते हैं कि कभी भी रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं इस्तेमाल होने चाहिए, इससे ममालिक का नुकसान होता है और आप अपने ट्रेड रिलेशंस कभी भी बेहतर नहीं कर पाएंगे दूसरे ममालिक के साथ। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी एक ट्रेड पॉलिसी के तौर पे इस्तेमाल होना चाहिए, आपकी ट्रेड को बेहतर बनाने के लिए टैरिफ्स और कस्टम ड्यूटीज आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट के ऊपर, रॉ मटेरियल्स की इंपोर्ट के ऊपर हाई टैरिफ्स लगा देता है, कस्टम ड्यूटीज लगा देता है, जिससे होता क्या है कि आपके वो जो रॉ मटेरियल है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाते हैं, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। ठीक है, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो ये कहते हैं कि भाई अब चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ गई है क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा लग चुकी है, तो वो एक्सपोर्ट करने के बजाय वो डोमेस्टिकली जो है वो अपनी चीजें जो है वो सेल करना शुरू कर देते हैं। इससे एक एंटी एक्सपोर्ट बायस पैदा शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के दिमागों में कि हमने एक्सपोर्ट नहीं करना बल्कि हमारे अपने मुल्क की जो जरूरत है वो हमें पूरी करनी है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री लगा के कि इंपोर्ट्स ना हो, जो आपके जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं उनके इंपोर्ट्स ना हो, उनके ऊपर टैरिफ सत्ते लगा दी जाते हैं और हम अपने मुल्क की जरूरत जो है वो पूरी करना शुरू कर दें। यानी कि उनका दिमाग इस बात से हट जाता है कि हम अपने किसी तरीके से हम अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, और दूसरी बात है कि फिर जब आपके इंपोर्ट्स के ऊपर, आपके रॉ मटेरियल के इंपोर्ट्स के ऊपर जब आपके टैरिफ्स हाई लग जाए ना, तो फिर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है और फिर इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ज्यादा कीमत पे प्रोडक्ट्स कोई भी खरीदना नहीं चाहता। तो पाकिस्तान की पॉलिसीज का एक बहुत बड़ा मसला रहा है कि हमने हमेशा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री लगाई है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सप्लाई ऑफ
ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। पाकिस्तान अभी भी वो चीजें सप्लाई कर रहा है जो कि ऑब्सोलीट है, जिनकी अब जरूरत नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर, जिनकी डिमांड घट चुकी है। इसकी एक बहुत अच्छी एग्जांपल है कॉटन ओरिएंटेड टेक्सटाइल। अभी मैंने आपको ऊपर ये डाटा दिया, 52.8% ऑफ आवर एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स कंप्राइज ऑफ कॉटन प्रोडक्ट्स, राइट। जबकि अभी इस टाइम में कॉटन ओरिएंटेड टेक्सटाइल की डिमांड दुनिया के अंदर कम हो रही है, बल्कि अब वेदर के हिसाब से और इसके अलावा लोगों की जो लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से अब हमें सिंथेटिक फाइबर्स की, पॉलिएस्टर की, इन चीजों की जरूरत है। ठीक है, अब इस तरह के जो आपके टेक्सटाइल हैं उनकी डिमांड बढ़ रही है, लेकिन मसला है कि पाकिस्तान जो ग्लोबल डिमांड है अभी उसको नहीं समझ पा रहा, और हमारे जो ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स हैं हम इन्हीं को सप्लाई किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ है उसके अंदर एक स्टैग्नेशन पाकिस्तान फेस कर रहा है। ठीक, तो ये थे हमारे स्ट्रक्चरल इश्यूज, जो कि हमारी इकोनॉमी का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरीके का है कि जो कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ बढ़ने नहीं दे रहा। आई होप ये समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम ये देख लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इश्यूज क्या है पाकिस्तान के अंदर जिनकी वजह से एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं हो रही और इसके अंदर एक स्टेग्नेशन आ गई है। मसाइल क्या है हमारे इंस्टीट्यूट्स के अंदर? सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, कस्टम डिपार्टमेंट। कस्टम वालों का एक बहुत बड़ा मसला है। ये करते क्या है, इंपोर्ट बिल को कम करने के लिए ये इंपोर्ट्स, उन इंपोर्ट्स के ऊपर ये टैरिफ्स लगाते हैं जिनके ऊपर टैरिफ्स नहीं लगने चाहिए। टैरिफ्स लगने चाहिए लग्जरी आइटम्स के ऊपर। ये करते क्या है, ये रॉ मटेरियल के ऊपर हाई टैरिफ्स लगा देते हैं। ठीक है, रॉ मटेरियल के ऊपर जब आपका हाई टैरिफ लग जाता है तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाती है। ये मैंने आपको पीछे भी बताया, जब आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो आपकी ग्लोबल लेवल के ऊपर आपके प्रोडक्ट्स की कंपैटिटिवनेस कम हो जाएगी। ठीक है, और आपके प्रोडक्ट्स जो हैं वो कोई भी मुल्क जो है वो हाई कॉस्ट के ऊपर खरीदना नहीं चाहेगा। ठीक, टैरिफ्स बहुत हाई लगा देते हैं रॉ मटेरियल्स के ऊपर। दूसरी बात है कि किसी भी किस्म के एक्सपोर्ट एनहांसिंग मेजर्स हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त नहीं ले रहा। देखिए, एक्सपोर्ट एनहांसिंग मेजर्स जो है ना वो कंट्रीज लेते हैं, उसमें करते क्या है, कुछ फ्री ट्रेड जोन्स बना देते हैं। कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनके साथ ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जिनको हम कहते हैं एफटीए या फिर पीटीए, प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, ये इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स करते हैं कि भाई आप हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई टैरिफ ना लगाएं, हम आपके ऊपर किसी किस्म का कोई टैरिफ नहीं लगाएंगे। आई थिंक ईरान के साथ अभी पीछे एक हमारा एफटीए हुआ था, चाइना के साथ हमारा एफटीए है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं। तो ये आपके एक्सपोर्ट एनहांसिंग मेजर्स होते हैं जो कि आपने करने होते हैं। ठीक है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपने करने होते हैं, फ्री ट्रेड जोन्स आपने देखने होते हैं, इसके अलावा आपने कुछ क्रेडिट्स देने होते हैं एक्सपोर्टर्स को, जो एक्सपोर्ट आपके करें एक्सपोर्टर्स, उनको कुछ क्रेडिट्स देने होते हैं, उनके लिए इनहांसिंग मेजर्स लेने होते हैं। तो पाकिस्तान में ये चीज फिलहाल बहुत ज्यादा लैग में जा रही है और इस चीज के ऊपर उस तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा। ठीक है, अदर देन दैट, लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट फॉर इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट नहीं कर रही। अच्छा स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। डेविड एंड बॉर्न की एक बुक है इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी, छोटी सी बुक है, इतनी बड़ी बुक नहीं है। आई थिंक 250 या 300 पेजेस की बुक है, मैंने सॉफ्ट में ही पढ़ी थी। बहुत इंटरेस्टिंग बुक है जिसमें वो इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी को एक्सप्लेन करते हैं। उसमें उन्होंने कुछ इस तरह के मेजर्स बताए थे जो कि 1940s के बाद कंट्रीज ने लिए थे, उन कंट्रीज ने जो कि आज बहुत ज्यादा टेक्निकली एडवांस्ड हैं और जिनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत जबरदस्त रही है पिछले 50 साल में। ठीक है, उन्होंने इस बुक में बताया क्या था कि जो गवर्नमेंट्स जो होती हैं ये करती क्या है। देखिए, जो एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो होता है ना, वो इस बात को समझता है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल जो होते हैं वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि इस वक्त हमारे कंट्री की नीड क्या है, उसकी कैपेसिटी क्या है और किस तरीके से हम अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। उनको इस बात की समझ होती है कि कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है और किस तरीके से हमें अपनी जो जो अपने लोग जो हैं उनकी कैपेसिटी को, उनके पोटेंशियल को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो वो करती क्या है कि वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करने के लिए डिफरेंट मेजर्स लेती हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज आती है गवर्नमेंट कैपिटलिज्म।
गवर्नमेंट जो है ना वो कैपिटलिज्म करती है, यानी कि गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्रीज के अंदर इन्वेस्ट करती है और वो इंडस्ट्रीज को थोड़ी बहुत एडवाइस भी देती है कि अगर आप इसमें नहीं आप इसमें इन्वेस्ट करें तो हमारे मुल्क का ज्यादा भला है। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल है एलजी ऑफ साउथ कोरिया। अगर आप उस बुक के अंदर एलजी की एग्जांपल पढ़ें, एलजी एक टेक्सटाइल कंपनी से स्टार्ट हुई थी साउथ कोरिया की, ठीक है, लेकिन एट दैट टाइम गवर्नमेंट को इस बात की समझ थी कि आगे दुनिया के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। एट दैट टाइम जो गवर्नमेंट जो थी उसके प्रेशराइज करने पर, उसके अर्ज करने पर एलजी कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी ही थी उस वक्त, उसके अंदर इन्वेस्ट किया गया और उसको अर्ज किया गया कि आप टेक्सटाइल से शिफ्ट हो जाए इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनीज में, ठीक है। आज एलजी जो है वो दुनिया की एक बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और साउथ कोरिया इसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स आई थिंक अभी नंबर 5th पे है, जहां तक मुझे याद है इसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स साउथ कोरिया का नंबर 5th पे है, राइट। तो ये टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इसके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है ये गवर्नमेंट करती है, ठीक है, इसको गवर्नमेंट कैपिटलिज्म कहते हैं जहां तक मुझे याद है, ठीक है। इसके अलावा ब्राजील की एम्ब्रायर के नाम से एक एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है, ये एयरक्राफ्ट बनाते हैं। ये एक इंडस्ट्री थी जिसकी मैंने स्टोरी पढ़ी थी डेविड एंड बाम की बुक के अंदर। ये एक इंडस्ट्री थी जिसके अंदर कोई भी प्राइवेट इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। एट दैट टाइम गवर्नमेंट ने इनके अंदर ब्राजील की इस इंडस्ट्री एम्ब्रायर के नाम से एम्ब्रायर के नाम से जो आपकी एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, गवर्नमेंट ने उस वक्त इन्वेस्ट किया और आज जो है ये वन ऑफ द लीडिंग एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है पूरी दुनिया की। तो ये दो एग्जांपल्स ये बताती हैं कि देखिए गवर्नमेंट जो है ना उसकी सपोर्ट चाहिए होती है, गवर्नमेंट ने सपोर्ट करना होता है इंडस्ट्रीज को ताकि आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो। इसको कहते हैं गवर्नमेंट कैपिटलिज्म, आई थिंक इसको कहते हैं। ये उस बुक में इसका नाम इस मॉडल का नाम एक इकोनॉमिक मॉडल का नाम इसी यही था, आई थिंक गवर्नमेंट कैपिटलिज्म ही था। तो हमारे मुल्क में ये है कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है इंडस्ट्रियल ग्रोथ के लिए, ठीक है। और सपोर्ट किस तरीके से नहीं है, देखिए सबसे बेहतरीन सपोर्ट जो है वो फिलहाल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की हमें चाहिए। देखें टेक्नोलॉजी के अंदर अगर इन्वेस्ट होगा तभी जाके हमारी जो एक्सपोर्ट ग्रोथ है वो बढ़ेगी। गवर्नमेंट का काम ये होता है कि अगर आपकी कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही है या कोई भी बंदा अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो बजाय इसके वो रॉ मटेरियल्स की एक्सट्रैक्शन के ऊपर करे, रॉ मटेरियल्स को आप एक्सपोर्ट करें, आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करें ताकि ना सिर्फ आपके मुल्क की जरूरत पूरी हो बल्कि देखें आपके मुल्क में जो इतना बड़ा यूथ बल्ज आया हुआ है उनके पास कुछ ना कुछ दिमाग भी तो है ना, वो अपना दिमाग इस्तेमाल करें, मजीद रिसर्च करें और आप कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें जो कि आप एक ग्लोबल मार्केट के अंदर सेल कर सकें, ठीक है, उसकी डिमांड जनरेट करवा सकें। ये सारा काम गवर्नमेंट का होता है, इंडीड होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इंस्टीट्यूशनल इशू हमारा क्या है, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। ये एक बहुत बड़ा मसला है। जो आपकी गवर्नमेंट जो है वो करती क्या है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। देखिए स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस जो है ये कोई इतनी बुरी चीज नहीं है, पूरी दुनिया के अंदर स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस तरक्की याफ्ता ममालिक की भी हैं, ठीक है। कुछ एंटरप्राइजेस ऐसी होती हैं जो कि स्टेट ने ओन की हुई होती हैं, स्टेट उनसे रेवेन्यू जनरेट करता है और वो स्टेट का एक तरीके से वो स्टेट का नाम रिप्रेजेंट करती है वो एंटरप्राइजेस, ठीक है। पाकिस्तान में क्या मसला है, पाकिस्तान में स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की जबरदस्त किस्म की पॉलिटिसाइजेशन होती है, ठीक है। ना कि उनको प्योर रखा जाए, उनसे रेवेन्यू जनरेट किया जाए और वो स्टेट का नाम रिप्रेजेंट करें, उनको पॉलिटिसाइज कर दिया जाता है, ठीक है। पीआईए पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ये एक बहुत एक इग्नोमिनियस सा केस है जो कि हम सबने देखा है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अभी 2012 से लेकर 2020 तक पीआई का खसारा था $7.1 बिलियन। ये क्यों हुआ, क्योंकि उस स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज की जबरदस्त किस्म की पॉलिटिसाइजेशन की गई है। पॉलिटिसाइजेशन से क्या मुराद है, पॉलिटिसाइजेशन से मुराद ये है कि आपका मेरिट कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, ठीक है। आपकी जो भर्तियां की जाती हैं, जो वहां पे लोग जो है वो हायर किए जाते हैं, वो मेरिट की बेसिस पे नहीं किए जाते बल्कि जो पार्टी पावर में होती है वो अपने सपोर्टर्स को एंड ऑल दोस हु एडवोकेट फॉर दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी, वो सारे लोग वहां पर जो हायर कर दिए जाते हैं, जिससे आपका मेरिट कॉम्प्रोमाइज होता है और आपकी एफिशिएंसी जो है वो कॉम्प्रोमाइज होती है, ठीक है। तो ये जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं अगर ये पॉलिटिसाइज होंगे और मेरिट कॉम्प्रोमाइज होगा, आपके इदारे जो वो इनएफिशिएंटली काम करेंगे और दूसरी बात है कि वो ब्लोटेड भी होंगे, तो उनका सिर्फ और सिर्फ खसारा बढ़ेगा, उनका रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। इसी वजह से वो एंटरप्राइज कुछ अच्छा प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी और वो आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ाने में आपकी मदद नहीं कर पाएगी, ठीक। अच्छा, इसके बाद स्टूडेंट्स नो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई।
स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसको अच्छे से समझिएगा। हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर आती है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो इस तरीके से इन्वेस्ट की जाती है। दूसरे ममालिक से लोग पैसा लेके आते हैं ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पैसा लेकर वो आते हैं, लेकिन वो आते किस लिए हैं? वो आते हैं आपकी डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए, आपकी डोमेस्टिक डिमांड और डोमेस्टिक नीड को पूरी को कंज्यूम करने के लिए, ना कि आपको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बढ़ाने के लिए। अगेन ये एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मसला है। हमारे इंस्टीट्यूशंस इस तरह के एग्रीमेंट्स कर ही नहीं पाते कि वो फॉरेन इन्वेस्टर्स को इस बात पे कन्विंस कर सकें कि हमारे आपकी जो इन्वेस्टमेंट हमारे मुल्क में होगी वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होगी, ना कि वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर ले। ठीक। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें अगेन मैं आपको मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी, इसमें जापान की एग्जांपल। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी जो कि बुक थी डेविड एंड बॉम की, उस बुक के अंदर उन्होंने जापान की एग्जांपल दी हुई थी, और उस एग्जांपल में उन्होंने ये लिखा था कि 1945 जब आपकी दूसरी जंग अजीम खत्म हुई है, उसके बाद जब जापान ने अपने अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स बुलाए हैं, दूसरे ममालिक ने जब जापान के अंदर इन्वेस्ट किया है, तो जापान की गवर्नमेंट ने किया क्या, उन्होंने कहा भाई 50% शेयर जो है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर का होगा, 50% शेयर जो होगा वो लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट का होगा। इससे हुआ क्या कि आपकी डोमेस्टिक मार्केट का कैप्चर फॉरेन इन्वेस्टर नहीं कर सके। दूसरी शर्त उन्होंने एक ये रखी थी कि आप यहाँ पर आकर सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि आप जो अपनी टेक्नोलॉजी है वो लाइसेंस करेंगे टू लोकल प्रोड्यूसर्स एंड लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट। इससे फायदा क्या हुआ कि दूसरे ममालिक से आपने टेक्नोलॉजी ली, अपने मुल्क में लगाई, लोकल इंडस्ट्रीज जो है उनको उस टेक्नोलॉजी का लाइसेंस मिला, उन्होंने अपने मुल्क में लगाई, और आज जापान जो है इसका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 13th पे लाया करता है। राइट। तो ये तरीका होता है, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो वो इस तरीके से काम करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन पीपल। अब पाकिस्तान में क्या मसला है? पाकिस्तान में ये मसला है कि हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, वो आती तो जरूर है। अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, उससे फायदा क्या होता है कि अगर कोई दूसरा मुल्क आपके मुल्क में इन्वेस्ट कर रहा है ना, चले कोई कोई फास्ट फूड चेन ही लगा दी, या फिर और कोई कोई इंडस्ट्री लगा दी, केमिकल की, ऑटोमोबाइल्स की, सीमेंट की, उससे होगा क्या? एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट होगी, ठीक है, आपके अपने लोग एम्प्लॉय वहां पर होंगे, लेकिन आपकी अपनी जो टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ेगी, और लॉन्ग रन के लिए ये एक मुल्क के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो हमारी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो उसका उसकी जो डायरेक्शन है, उसके पीछे जो इंटेंशंस है वो बहुत गलत है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आगे डिटेल में लिखा हुआ है कि फॉरेन इंडस्ट्रीज कैप्चर डोमेस्टिक मार्केट, या आपकी डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर लेती हैं। इसमें बहुत अच्छी एग्जांपल मैंने दी है आईपीपीज की। आप देखिए, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, आपकी प्राइवेट पावर जनरेशन पॉलिसी बनी थी 1994 के अंदर, आई थिंक उस वक्त बेनजीर भुट्टो की हुकूमत थी। 1994 के अंदर आपकी प्राइवेट पावर जनरेशन पॉलिसी आपकी बनी। ठीक है, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स को बुलाया गया, टर्की से बुलाया गया, और आई थिंक चाइना से बुलाया गया, मुझे बाकी के ममालिक याद नहीं है, टर्की और चाइना और ये सारे ममालिक थे जिन्होंने आकर यहाँ पर अपनी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स, इन्होंने अपने पावर प्लांट्स लगाए। ठीक है, ये इंपोर्ट करके कोल के जरिए और थर्मल जनरेशन के जरिए ये एनर्जी प्रोड्यूस करने लग गए, लेकिन वो इतने फ्रॉड एग्रीमेंट थे कि आज हम एक बहुत बड़े मसले में फंसे हुए हैं। और वो मसला क्या है? वो मसला है सर्कुलर डेट, वो मसला है कैपेसिटी चार्ज का मसला है। ये मैंने अपने एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी इन पाकिस्तान के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है, जो कि करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में है, वहां पर मैंने सारा मसला जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। पाकिस्तान के ऊपर अभी सर्कुलर डेट कितना है? आई थिंक पावर सेक्टर का अगर हम देखें तो वो 2.38 ट्रिलियन रुपीस है, और जो आपका टोटल एनर्जी सेक्टर का है वो 5.22 या 5.3 समथिंग ट्रिलियन रुपीस है। ठीक है, अब ये हुआ क्यों? क्योंकि आपकी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो इतनी फ्लॉड थी, उस वक्त आप फोर्सी नहीं कर पाए फ्यूचर को, और आप ये चीज नहीं देख पाए कि भाई ये जो आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर करने के लिए आ रही है, कि आपकी जो डोमेस्टिक नीड है एनर्जी की उसको इसने कैप्चर कर लिया है। अब जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, और स्पेशली जो बाहर के हैं, वो इस चीज से अर्न तो कर रहे हैं, और वो हमें यही बात बोलते हैं कि भाई हम आपके मुल्क में पैसा, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप हमें उसका पैसा क्यों नहीं दे रहे? पाकिस्तान उसका पैसा जो है वो उसके लिए देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो उस एफडीआई का फायदा सिर्फ ये हुआ कि जी एनर्जी हमारी प्रोड्यूस हो रही है, थोड़ी बहुत एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो गई, लेकिन क्या उससे हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी? हमारी एक्सपोर्ट्स उससे नहीं बढ़ी। तो ये फ्लॉड एग्रीमेंट्स थे।
उसके अलावा फास्ट फूड चेन्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं, मैकडॉनल्ड्स है या इसके अलावा केएफसी है। अब तो चीज गेस जो कि एक हमारा लोकल प्रोड्यूसर है, लोकल फास्ट फूड एक चेन है बहुत जबरदस्त किस्म की, उन्होंने जो है वो टेक ओवर कर लिया है। लेकिन अगर देखें तो ये जो केएफसी है, मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, उसके अलावा आई थिंक एक और भी है, मुझे नाम नहीं याद फिलहाल, डोमिनोज है और आई डोंट रिमेम्बर बिकॉज आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ फास्ट फूड ऑनेस्टली। तो ये जो है इन्होंने डोमेस्टिक मार्केट को कैप्चर कर लिया, राइट। सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल्स इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी मैंने इसमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, ठीक। हमारी एफडीआई जो वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, जबकि जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और वो ममालिक जिनका भी इनोवेशन इंडेक्स बहुत जबरदस्त है, इनके एक्सपोर्ट, इनका जो एफडीआई था वो बहुत ज्यादा प्रूडेंट पॉलिसीज इनकी थी, बहुत प्रूडेंट पॉलिसीज थी। उन्होंने बहुत अच्छे से वो एग्रीमेंट्स जो थे वो साइन किए थे, जिससे ना सिर्फ उनकी अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी बढ़ी बल्कि उनकी एक्सपोर्ट को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भी बढ़ी, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग पॉइंट, नो लीगल सपोर्ट फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अभी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि हमारा कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है जो कि प्रोटेक्ट करे और इन्फोर्स करे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, इंडस्ट्रियल डिजाइन, ट्रेडमार्क्स एंड जियोग्राफिकल इंडिकेशन। इन चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई लीगल सपोर्ट या कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है, ठीक है। इससे स्टूडेंट्स होता क्या है देखें, अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, हम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स इस वक्त सुन रहे हैं जो सीएसएस एस्पिरेंट्स हैं वो इस चीज को समझते होंगे। आप कोई भी चीज इनोवेट करते हैं, कोई भी आप रिसर्च करते हैं, कोई भी चीज आप नई डिस्कवर करते हैं, तो उस पे आपके कुछ राइट्स होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं कि भाई ये चीज मैंने इन्वेंट की है, ये इसके ऊपर मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, राइट, मैंने अपने दिमाग से ये चीज बनाई है। तो हर दूसरा तीसरा बंदा उस चीज को चोरी करके अपने नाम से सेल नहीं कर सकता। पाकिस्तान में फिलहाल इसका कोई लीगल मैकेनिज्म नहीं है, आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्टेड नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर इन्वेस्ट नहीं करते। उनको ये बात मालूम है कि भाई हम अगर इतनी एफर्ट लगा भी दें इनोवेशन के अंदर, रिसर्च के अंदर, तो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स तो प्रोटेक्टेड है ही नहीं, क्योंकि आपका गवर्नमेंट लेवल के ऊपर इस वक्त फिलहाल कोई मैकेनिज्म नहीं है। तो ये चीज उनको डिटर करती है, ये चीज उनको डिस्करेज करती है। ये सारे मसाइल हैं इंस्टीट्यूशंस के, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के, ठीक है। और यही वजूहत है कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो अभी स्टेगनेशन का शिकार है और वो बढ़ नहीं रही, ठीक है ना। हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो ग्लोबल मार्केट के अंदर उनकी किसी किस्म की कोई डिमांड है, और सर्विसेज जो है, सर्विसेज की भी कोई डिमांड नहीं है, राइट। तो ये इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं। मजीद इंस्टीट्यूशनल इश्यूज देख लेते हैं। नो रेगुलराइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, ये एक बहुत मजे का है स्टूडेंट्स, हमारा एक बहुत बड़ा इनफॉर्मल सेक्टर ऑपरेट कर रहा है, इसकी कोई रेगुलराइजेशन नहीं है। इनफॉर्मल प्लेयर्स इन पोटेंशियल सेक्टर्स, क्या पोटेंशियल सेक्टर्स हैं वो, डेयरी एंड लाइफ स्टॉक सेक्टर। स्टूडेंट्स ये हमारे बहुत पोटेंशियल सेक्टर हैं और ये पाकिस्तान के, आई वुड से के ये पाकिस्तान के का कंपैरेटिव एडवांटेज है, ठीक है। ये आपके इनफॉर्मल प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग से डोमिनेटेड है, ठीक है। वो लोग जिनको नॉलेज नहीं है दरअसल डेयरी की और लाइफ स्टॉक की, वो इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। आपके फार्मर्स जो है, और देखिए इसमें जो है वो बहुत हद तक पब्लिक का कसूर नहीं भी है और थोड़ा थोड़ा कसूर उनका भी है कि वो अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करते, ठीक है। वो डेवलपमेंट की तरफ जाना नहीं चाहते, ठीक है। उनके अंदर इसको कहते हैं कल्चरल लैग है थोड़ा सा, वो टेक्नोलॉजी को पसंद नहीं करते, वो ज्यादा जो है बेहतर चीज को पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हमारे जो अपने जो रिवायती तरीके हैं हम उन्हीं तक महदूद रहेंगे, ठीक है। तो ये जो इनफॉर्मल सेक्टर है इसकी कोई रेगुलराइजेशन नहीं है, डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर की कोई भी रेगुलराइजेशन नहीं है, इसमें इनफॉर्मल प्लेयर्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन भी कम रहती है और हमारे प्रोडक्ट की वो क्वालिटी और वो लाइफ नहीं रहती, वो मेथड्स नहीं है इनकी हार्वेस्टिंग के या उसके बाद इनकी पोस्ट हार्वेस्ट मेथड्स जो है वो इतने अच्छे नहीं है कि हम इनको एक्सपोर्ट कर सकें, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल सेक्टर जो है ये इस वजह से आपकी एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं बढ़ रही, ठीक। उसके बाद कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी सप्लाई,
ये एक बहुत बड़ा मसला है, हमारी जो सप्लाई की क्वालिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा कॉम्प्रोमाइज है। पाकिस्तान इज नॉट अ क्वालिटी सप्लायर ड्यू टू लैक ऑफ क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म। इसकी एग्जांपल मैंने दिया, हॉर्टिकल्चर सब स्टैंडर्ड एंड नो स्टोरेज फैसिलिटीज फॉर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स। इसमें स्टूडेंट्स, एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक बुक है ना, बुक नहीं है, ये एक रिसर्च पेपर था, आई थिंक मुझे इसका नाम याद नहीं है, समथिंग हॉर्टिकल्चर से ही इसका नाम शुरू होता है। 2019 का एक पेपर था जिसमें ये डाटा मैंने एक्सट्रैक्ट किया था कि 35% ऑफ टू 40% ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड अप इन पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। उसकी वजह यह है कि हमारे पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ ऐसी हैं कि आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये डैमेज हो जाते हैं और इनको इतने अच्छे तरीके से स्टोरेज फैसिलिटीज नहीं है, इनको स्टोर नहीं किया पाता, इनकी हैंडलिंग इतनी अच्छी और इतनी महारत से नहीं की जाती कि आपकी जो प्रोडक्ट क्वालिटी है ना वो कम हो जाती है। पाकिस्तान की जमीन जो है वो बहुत जरखेज जमीन है। पाकिस्तान के अंदर जो फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं इनका जो जायका है, अगर आप बाहर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जाएं तो वहां पर आपको ये वाला जायका नहीं मिलेगा। तो अगर इनकी क्वालिटी सप्लाई के ऊपर काम कर लिया जाए और जो आपकी स्टोरेज फैसिलिटीज है वो बेहतर कर ली जाए और जो आपके जितने भी हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं या फिर आपके फार्मर्स हैं इनको ट्रेनिंग दे दी जाए, इनकी नॉलेज बढ़ा दी जाए, इनको ये बातें बता दी जाए और इनको फैसिलिटीज दे दी जाए, तो आपका ये वाला जो सेक्टर है इससे आप अपनी एक्सपोर्ट ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में आपको पता है कि इनके स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं और ये बहुत ज्यादा जो है वो क्वालिटी कंट्रोल को फॉलो करते हैं। अगर क्वालिटी कंट्रोल मैकेनिज्म बेहतर कर दिए जाए तो पाकिस्तान अपना एक्सपोर्ट ग्रोथ इस सेक्टर के अंदर कम से कम बढ़ा सकता है। राइट, ये आपके एडीबी का पेपर है जिसका डाटा मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद कॉस्टली क्वालिटी सर्टिफिकेशन, ये एक बहुत बड़ा मसला है। इसमें पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है, आई थिंक इसका भी कोई ना कोई सोल्यूशन होगा ही। राइट नाउ मैं उसको सर्च नहीं कर पाई फिलहाल, ये मैं बता देती हूँ, वरना अगर मैंने इसका कोई सोल्यूशन सर्च किया था तो डेफिनेटली आई वुड डेफिनेटली हैव शेयर्ड दैट हियर विद द स्टूडेंट्स। लोकल फर्म्स फेस फाइनेंशियल स्ट्रेन while applying for international certification। आपको पता है कि आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सर्टिफिकेशन के बगैर कोई भी चीज सेल नहीं कर सकते, ठीक है, आपको कुछ सर्टिफिकेशन चाहिए होती हैं। सर्जिकल गुड्स इंडस्ट्री रिक्वायर सीई सर्टिफिकेशन, ठीक है। फैंस एक्सपोर्टर्स दे नीड यूएल सर्टिफिकेशन। मीट इंडस्ट्री, अच्छा हमारी मीट इंडस्ट्री जो है ना ये हलाल सर्टिफिकेशन हासिल करके मुस्लिम कंट्रीज के अंदर तो अभी अपना मीट एक्सपोर्ट कर रही है। एंड आई गोटा टेल यू, मीट इंडस्ट्री का पाकिस्तान के अंदर बहुत जबरदस्त किस्म का पोटेंशियल है। मीट इंडस्ट्री अगर हमारी थ्राइव कर जाए और अगर हम एक्सपोर्ट अपने बढ़ा दें, पाकिस्तान में आई थिंक पाकिस्तान लाइज एट 4th इन हलाल मीट प्रोड्यूसर लिस्ट। पाकिस्तान 4th पे लाई करता है लेकिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। उसकी वजह यह है कि ये एक सर्टिफिकेशन है HACCP, ये सर्टिफिकेशन ऑपरेट करती है यूरोप के अंदर। अगर आप ये सर्टिफिकेशन हासिल कर लें तो आप यूरोप के अंदर अपना मीट जो है वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हाँ, हलाल सर्टिफिकेशन पाकिस्तान ने हासिल कर लिया, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्रीज के अंदर अपना मीट एक्सपोर्ट कर सकता है, यूरोप के अंदर फिलहाल नहीं कर सकता। मसला ये है कि ये सर्टिफिकेशन बहुत कॉस्टली है एंड वी ऑल नो दैट पाकिस्तान की जो लोकल फर्म्स हैं वो फाइनेंशियली इतनी केपेबल नहीं है। राइट, तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसमें गवर्नमेंट सपोर्ट भी नहीं है, ये एक इंस्टीट्यूशन का इशू है। ठीक है, फिर लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था स्टूडेंट्स जो कि मैंने अपने स्टेट बैंक वाले पेपर में पढ़ा था। मसला ये है कि जो हमारे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो ऑपरेट कर रही हैं वो जो कंपोनेंट्स यूज करती है ना अपने प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, उन कंपोनेंट्स के स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है। तो होता क्या है कि जो भी आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं जो उन कंपोनेंट्स को असेंबल करके फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो फिर इसमें मसला फेस करते हैं। कंपोनेंट्स जाहिर सी बात है अगर वो स्टैंडर्डाइज नहीं होंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, ठीक है। और उसकी क्वालिटी जो होगी उस पहली बात तो कि उसकी कोई क्वालिटी नहीं होगी, दूसरी बात है कि आप अगर कभी आपका अच्छा अच्छा कंपोनेंट आपको मिल भी गया, जो आपके डिफरेंट अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं वो आपको कभी मिलेगा कभी नहीं बनेगा मिलेगा, उसकी क्वालिटी में एक कंसिस्टेंसी नहीं आएगी। राइट, इसकी एग्जांपल जो कि पेपर के अंदर थी वो थी फैन मार्केट जो कि गुजरात और गुजरावाला के अंदर है। तो ये जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं फैन मार्केट गुजरात एंड गुजरावाला की, ये मसला फेस करते हैं कि जो कंपोनेंट्स है वो स्टैंडर्डाइज्ड नहीं है और इनको कभी भी एक कंसिस्टेंट क्वालिटी के कंपोनेंट्स नहीं मिलते।
ठीक है। अब इसमें क्या मसला है, इसमें अगेन इंस्टीट्यूशंस का मसला है। इंस्टीट्यूशंस ने, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस ने इनकी स्टैंडर्डाइजेशन कभी की ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे सारे इंस्टीट्यूशन का मसला है। क्वालिटी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, सर्टिफिकेशन जो है वो हमारी फर्म्स हासिल नहीं कर सकती क्योंकि कोई किसी भी किस्म का फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर है, उसकी रेगुलराइजेशन करते ही नहीं है, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं करते कंपोनेंट्स की। ठीक है, फिर उसके बाद लैक ऑफ टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, ये तो बहुत ही एक कॉमन सा एक इशू है जो कि हम सब जानते हैं, इसके बारे में बहुत ज्यादा बात भी होती है। स्टूडेंट्स, हमारी एजुकेशन आपको पता है क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, जिसकी वजह से आपकी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होती। ठीक है, नेग्लिजिबल इन्वेस्टमेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंदर। 2025 का जो बजट था उसके अंदर हमने देखा था एजुकेशन के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट थी, एजुकेशन के अंदर आई थिंक 0.8% ऑफ द टोटल बजट। ये वो पैसा था जो कि गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट के एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करना जरूरी समझा था। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अगर हम देखें तो वो तो है ही नहीं। ठीक, तो ये सारे मसाइल हैं इंस्टीट्यूशनल लेवल के ऊपर जो कि एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे रहे। उसके बाद स्टूडेंट्स दो इंस्टीट्यूशनल इश्यूज और हम लोग देख लेते हैं। देखिए, टेक्स्ट मशीनरी के अंदर स्नैग्स हैं। हमारी टेक्स्ट मशीनरी जो है उसके अंदर लूप होल्स हैं, कुछ मसाइल हैं। देखिए, आपको एक्सपोर्ट एनहांसिंग मेजर्स कुछ देने होते हैं। ठीक है, पाकिस्तान जो है वो एक्सपोर्ट एनहांसिंग मेजर्स नहीं देता। ठीक है, आपके जो रिफंड्स होते हैं, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हैं, कस्टम ड्यूटीज, सेल ड्यूटीज, एक्साइज ड्यूटीज, इनका रिफंड का प्रोसेस बहुत स्लो है। तो जब ये स्लो है तो जितने भी आपके एक्सपोर्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी आपके उनके अंदर एक डेटरेंस आ जाती है, वो डिस्करेज हो जाते हैं। ठीक है, और आपके एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो नीचे ही रहते हैं। ठीक है, क्योंकि आप कोई एक्सपोर्ट एनहांसिंग मेजर्स जो है वो ले ही नहीं रहे। ठीक, उसके बाद एक और बहुत बड़ा मसला कि आपकी क्लाइमेट अडाप्टेशन और मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज जो है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वो नहीं ले रहे। ठीक है, आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, एग्रीकल्चर सेक्टर से ही तो हमारे सारे एक्सपोर्ट्स निकलते हैं, कॉटन जाता है, लेदर जाता है, राइस जाता है। ठीक है, अच्छा, अब एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो अभी फेस कर रहा है क्लाइमेट का रात। ठीक है, क्लाइमेट का एक मसला वो फेस कर रहा है। क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स पाकिस्तान का फिलहाल है 5th। ठीक है, बहुत ही इंटेंस और फ्रीक्वेंट नेचुरल डिजास्टर पाकिस्तान जो है वो हर साल जो वो फेस करता है, जिसकी वजह से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लॉस आता है। जब एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लॉस आता है तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो आपकी नीचे आ जाती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान 2025 का जो है उसके अंदर ये बात रिपोर्ट की गई थी कि 13.19 या आई थिंक 15%, 13% से कुछ ज्यादा था, 13% से ज्यादा हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर लॉस देखा है। ठीक है, जो आपकी एग्रीकल्चरल यील्ड जो है 13% वो डिक्रीज में रही है 2025 के अंदर। ठीक है, तो जब ये आपकी लॉस में रही है तो आप खुद बताएं हम अपने एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएं। ठीक है, और ये इंस्टीट्यूशन का मसला है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का मसला है कि आपकी क्लाइमेट मिटिगेशन और अडाप्टेशन स्ट्रैटेजीज जो है वो नहीं ली जा रही, वो मेजर्स नहीं लिए जा रही, वो डेवलप नहीं की जा रही। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि हमारी एक्सपोर्ट ग्रोथ को बढ़ने नहीं दे रही। जब एक्सपोर्ट ग्रोथ नहीं बढ़ेगी, वो कम ही रहेगी और इंपोर्ट्स जो है वो आपके बढ़ते जाएंगे तो आप एक ट्रेड डेफिसिट ही फेस करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, अब कुछ एंटरप्रेन्योरल इश्यूज भी देख लें। देखें, एंटरप्रेन्योरल लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उनका भी एक बहुत बड़ा मसला ये भी है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो हम अपनी, अभी हमें पता है कि हमारा 54% ऑफ द इकोनॉमी जो है वो कंप्राइज करती है सर्विस सेक्टर पे। ठीक है, 23.54 कंप्राइज करती है एग्रीकल्चर पे और 18.40 आई थिंक कंप्राइज करती है इंडस्ट्रियल सेक्टर पे। तो सबसे बड़ा सेक्टर कौन सा है? सर्विस सेक्टर का। लेकिन हमारा मसला ये है कि हम इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज नहीं कर रहे। ठीक है, देखें, पाकिस्तान में अगर आप अभी जो है वो आपको पता है कि ग्लोबलाइजेशन जो है दैट इज द ऑर्डर ऑफ द डे। ठीक है, आप कहीं भी किसी भी मुल्क में बैठ के किसी भी दूसरे मुल्क के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, वहां की प्राइवेट इंडस्ट्री के लिए काम कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसिंग आप कर सकते हैं, रिमोट जॉब्स कर सकते हैं, या आप यूट्यूब इंडस्ट्री के ऊपर काम कर सकते हैं। यूट्यूब से पीपल आर अर्निंग मिलियंस, राइट। और ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये कन्फाइंड नहीं है आपके बॉर्डर्स के अंदर। ठीक है, ग्लोबल लेवल के ऊपर लोग आपको देख सकते हैं, तो आप अपनी सर्विसेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दे सकते हैं। मसला ये है कि पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर लेवल के ऊपर ना तो लोगों के अंदर इतना इंटरेस्ट है इस चीज को लेके और ना ही उनके पास इतनी नॉलेज है।
उनको ये बात पता नहीं है कि वो अपने पोटेंशियल को कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और इंटरनेशनली अपनी सर्विसेज कैसे दे सकते हैं। अगर वो ऐसा करें तो वो इंटरनेशनली बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और आपकी जो सर्विस सेक्टर की जो एक्सपोर्ट्स है वो आपकी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक। पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो आपकी ऑनलाइन एजुकेशन और यूट्यूब इंडस्ट्री जो है वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही जितना कि इंडिया के अंदर परफॉर्म कर रही है, ठीक है। इंडिया की यूट्यूब इंडस्ट्री $1 बिलियन से ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री हो चुकी है, ठीक है, क्योंकि ये यूट्यूब के ऊपर ये इनके एजुकेशनल चैनल्स हैं, ठीक है, जिसमें एंड वी ऑल नो दैट इंडियंस आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ देयर इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो महारत रखते हैं, ठीक। तो जब आप इंग्लिश में अपने लेक्चर्स अपलोड करते हैं या कोई भी एजुकेशनल वीडियो, तो उससे होता क्या है कि आपको ग्लोबल लेवल पे कवरेज मिलता है, ठीक, और आपके व्यूज आते हैं, सही है। तो इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ सर्विसेज नहीं है पाकिस्तान में, ये एक एंटरप्रेन्योर लेवल का इशू है, सही, ये लोगों का इशू है, ये ना इकोनॉमी के स्ट्रक्चर का इशू है, ना ही ये इंस्टीट्यूशंस का इशू है, ये लोगों का अपना इशू है, ठीक। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो लिमिटेड नॉलेज है और लैक ऑफ इंटरेस्ट भी है इन इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है। फार्मर्स की या फिर हॉर्टिकल्चर कल्चरलिस्ट जो है इनके आप एग्जाम्पल देख लें। रूरल एरियाज हमारे जो है उनका लिटरेसी रेट अभी 51.56% है। देखिए इनकी फार्मर्स और हॉर्टिकल्चरलिस्ट जो है ना, एक मसला इनका ये भी है कि इनकी नॉलेज लिमिटेड, ना सिर्फ इनकी नॉलेज लिमिटेड है बल्कि एक लैक ऑफ इंटरेस्ट भी ये शो करते हैं, ठीक। उसके बाद फिर कुछ कल्चरल बैरियर्स हैं इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। जो कल्चरली ओरिएंटेड लोग हैं वो इनोवेशन को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को वो अच्छा नहीं समझते, ठीक है। और कल्चरल बैरियर्स की वजह से वो ये समझते हैं कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये हमारे नॉर्म्स को या हमारे ट्रेडिशंस को एक अदर थ्रेट है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो पॉजिटिव साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी जो है वो भी नहीं देख पाते अपने इस बायस की वजह से, ठीक। इसमें हम एआई की एग्जांपल दे सकते हैं। एक कल्चरल लैग है एआई के अडॉप्शन में और इसके अलावा इंटरनेट यूजेज के अंदर देखिए कल्चरल लैग है। इसकी एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल अगर मैं देखूं तो हमारे मुल्क में पाकिस्तान में लड़कियों को जो है वो एक अच्छी खासी एज तक उनको इंटरनेट यूज करने की इजाजत नहीं होती, कि घरों में जो है वो एक थ्रेट फील किया जाता है कि नहीं अगर लड़कियां मोबाइल यूज करेंगी या वो इंटरनेट यूज करेंगी, उनको इस चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जाती, उनको तरबियत नहीं दी जाती इस चीज की कि आप इस टूल को अच्छा इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपनी काबिलियत को बढ़ा सकते हैं बल्कि आप जो है वो मुल्क के लिए भी जो है वो आप कुछ बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे कल्चरल बैरियर्स हैं, ये कल्चरल लैग है जो कि आप फेस करते हैं। ये सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कल्चरल लैग, ये इंशाल्लाह सोशियोलॉजी में कभी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये सारे एंटरप्रेन्योरल इश्यूज हैं जिसकी वजह से हमारे एक्सपोर्ट ग्रोथ जो है वो बढ़ नहीं रही। आई होप ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि पॉइंट्स भी बहुत अच्छे हैं और उनकी एग्जाम्पल्स जो है वो पॉइंट्स को प्रूव भी कर रही हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम इंपोर्ट्स की बात करेंगे कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो क्यों इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। वेल इसमें इतनी डिटेल बात नहीं करेंगे, उसकी वजह ये है कि जो मैंने पीछे जो एक्सपोर्ट ग्रोथ स्टैग्नेशन में जो मैं बात की, अगर उसका पूरे का रिवर्स ले लें तो वो हमें समझ में वो हम यहाँ पे इंक्रीजिंग इंपोर्ट्स में अप्लाई कर सकते हैं। और अगर क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से डिजाइन करके आया कि भाई आप ये बता दें कि इंपोर्ट्स हमारे क्यों इंक्रीज कर रहे हैं, तो जितने भी एक्सपोर्ट ग्रोथ की स्टैग्नेशन है हम वो सारी जो है वो जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं उनका अगर हम रिवर्स लें तो वो हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कंपोजिशन देख लेते हैं अपने इंपोर्ट की। अच्छा ये डाटा थोड़ा सा पुराना है, ये पुराना पेपर था 2016 का, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक रिसर्च थी। ये अगर हम देखें तो कंपोजिशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स देख लें आप, मिनरल फ्यूल्स, मिनरल्स, ऑयल प्रोडक्ट्स, ये 20% ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान कंप्राइज ऑफ दिस मिनरल फ्यूल्स, मिनरल प्रोडक्ट्स। मैंने आपको बात बताई है कि भाई हम जो है ये सारा कुछ इंपोर्ट करते हैं, किस लिए, एनर्जी बनाने के लिए, बिजली बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद मशीनरी है, मैकेनिकल अप्लायंसेस है, ये सारे हमारे इंपोर्ट होते हैं। हमारे मुल्क में ये सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं होती, मैन्युफैक्चर नहीं होती, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, ठीक है, 10% इलेक्ट्रिकल मशीनरी है, 10 और 12 अगर इसको जमा करें तो 22% तो हमारी मशीनरी जो है वो इंपोर्ट करती है, यानी कि सबसे बड़ा चंक जो है वो ये है मशीनरी वाला, ठीक है। 22% पाकिस्तान में, क्योंकि उसकी उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती ना। अभी अगर देखें पाकिस्तान में सोलर पैनल्स की जबरदस्त किस्म की प्रोलिफरेशन हो रही है, हर जगह सोलर पैनल्स लग रहे हैं, वो बनते कहाँ हैं, पाकिस्तान में नहीं बनते, वो चाइना से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। तो चले आपको सस्ते दामों भी आप इंपोर्ट करें, लेकिन इंपोर्ट तो इंपोर्ट है, आप खुद मैन्युफैक्चर नहीं करवा पा रहे, ठीक है। आयरन एंड स्टील है, व्हीकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं, प्लास्टिक्स एंड
आर्टिकल्स हैं, एनिमल और वेजिटेबल फैट्स एंड ऑयल्स हैं, ऑयल सीड्स एंड I don't know what is this, फ्रूट्स वगैरह हैं, एडिबल वेजिटेबल्स हैं, अदर्स, ये सारी चीजें, ठीक। तो ये पूरी हमारी कंपोजिशन है इंपोर्ट्स की, राइट। क्यों हमारे इंपोर्ट्स इंक्रीज किए जा रहे हैं? सबसे पहली बात वही एनर्जी क्राइसिस एंड इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड। कार्य की रिपोर्ट बताती है कि 40% ऑफ द प्राइमरी एनर्जी हमारी इंपोर्टेड है। ये डाटा मैंने जितनी बार रिपीट किया है, जिसने भी लेक्चर्स देखे होंगे, आई एम श्योर उसको अभी तक ये रट चुका होगा और उसको दोबारा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। एनर्जी डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज की जा रही है। 241 मिलियन पीपल अभी पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। फ्लॉड गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, प्राइवेट पावर जनरेशन पॉलिसी हमने 1994 के अंदर दी, जिसकी वजह से अब हम जो है वो हर जगह से ट्रैप्ड हैं और बहुत ज्यादा मुश्किल में है, ठीक है। कैपेसिटी चार्ज की वजह से और सर्कुलर डेट की वजह से, ठीक। इंडस्ट्रियलाइजेशन पाकिस्तान में है नहीं, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है। पावर जनरेशन मशीनरी अगर हम देखें, अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैंने पढ़ा था, पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, कोई डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। उसकी वजह से है मसला क्या हुआ, ये मैंने पेपर के अंदर ये बात पढ़ी थी कि जब आपके सीपैक के अंदर जब आपके थर्मल पावर प्रोड्यूसर्स लग रहे थे ना, जितनी भी पावर जनरेशन मशीनरी थी वो पाकिस्तान में इंपोर्ट की गई थी। अब ये एक और बहुत ज्यादा फ्लॉ था एग्रीमेंट का। आप पावर जनरेशन यहाँ पे करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्यों नहीं मशीनरी प्रोड्यूस कर सकते? वो कैपेसिटी पाकिस्तान को दे देना कि पाकिस्तान खुद अपनी मशीनरी जो है वो प्रोड्यूस कर सके, टेक्नोलॉजी यहाँ पे ट्रांसफर कर देना। पावर जनरेशन मशीनरी सीपैक के अंदर जितनी भी आपकी लगी है वो सारी आपकी इंपोर्टेड थी, ठीक है। एग्रीकल्चर मशीनरी आपकी इंपोर्टेड थी, टेक्सटाइल मशीनरी इंपोर्टेड, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग मशीनरी सब आपका इंपोर्टेड, ठीक। पीछे कंपोजिशन ऑफ इंपोर्ट्स के अंदर हमने ये चीज पढ़ ली है, ठीक। तो देखिए ये भी कितनी ज्यादा गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा फ्लॉ है कि भाई आप इसको इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग नहीं है मशीनरी की, तो मसला क्या है? इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फिर इंपोर्ट बिल बढ़ेगा नहीं तो और क्या होगा, ठीक है। एग्रीकल्चरल डिक्लाइन है नेचुरल डिजास्टर की वजह से, 13.19% डिक्लाइन इन कैश क्रॉप्स एंड स्टेपल क्रॉप्स इन फिस्कल ईयर 2025 ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। 2022 के फ्लड्स ने $3.729 बिलियन का नुकसान पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर को किया था, ठीक। जब इस तरह के नुकसानात आपके होंगे तो फिर आपका इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद आप टेक्नोलॉजी इंपोर्ट नहीं कर रहे, हाई कॉस्ट इनकर्ड इन इंपोर्ट ऑफ मशीनरी ड्यू टू सीपैक एंड नो लाइसेंसिंग ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। फिर इंक्रीजिंग नीड ऑफ केमिकल्स। अब अच्छा ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। देखें आपकी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपकी फूड नीड भी बढ़ रही है, ठीक है। और आपके पाकिस्तान में अब मसला क्या हो रहा है कि आपकी जो कल्टीवेबल लैंड है वो कम होती जा रही है। वो कम क्यों हो रही है? क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, शहरी इलाके बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गांव के इलाकों से लोग अब शहरों में मूव करना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो अर्बन एरियाज जो है वो रूरल एरियाज के ऊपर इंक्रोच कर रहे हैं, ठीक। इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, इसके अलावा आपके जो रोड्स जो है ले डाउन किए जा रहे हैं उनकी वजह से, ठीक है। और इसके अलावा आपकी बढ़ती हुई एकोमोडेशन नीड्स की वजह से, ठीक। तो उसकी वजह से हो क्या रहा है कि जो आपकी कल्टीवेबल लैंड जो है वो कम होती जा रही है और उस कम लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस करने के लिए हमें अब फर्टिलाइजर्स की जरूरत है। हम क्या करते हैं? फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं ताकि हम अपनी फूड नीड जो है वो पूरी कर सकें, ठीक। और ये फर्टिलाइजर्स जो है ये इंपोर्ट होते हैं, ये यूक्रेन से इंपोर्ट होते हैं, ठीक है। ये बात हमने यूक्रेन क्राइसिस में जो है, आई एम श्योर सबने पढ़ी होगी कि यूक्रेन से जो है सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर्स हैं वो यूक्रेन से एक्सपोर्ट होते हैं पूरी दुनिया में, ठीक। तो ये सारी बातें हैं जो कि हमारे इंपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं। अच्छा अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पेपर अटेम्प्टिंग टिप भी मैं आपको देना चाहूंगी। स्टूडेंट्स बहुत बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर जो है वो क्वेश्चन की शुरुआत ही ऐसे करता है कि वो आपको ये बोलता है कि सिर्फ इश्यूज बता दें, ठीक है। लेकिन अब पिछले 3-4 साल से जो हो रहा है वो ये है कि आपके पैराग्राफ्स की सूरत में आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं और उन क्वेश्चंस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, आपने सब पार्ट्स को एड्रेस करना होता है और सोल्यूशन वाला पार्ट जो है ना वो अब लाजमी होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो आपने सॉल्यूशंस पे नजर लाजमी रखनी है और आपने वो पढ़ने हैं, ठीक। पहली बात तो है कि वो पढ़ने हैं। दूसरी बात है कि स्टूडेंट्स एक मैं आपको जो चीज मैं खुद किया करती थी वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए अगर सॉल्यूशन का पार्ट नहीं भी उसमें लिखा बना, अगर तो लिखा हुआ तो आपने उसको डिटेल में डिस्कस करना है, अगर तो नहीं भी एग्जामिनर ने पूछा हुआ तो एक एक्स्ट्रा छोटा सा पोर्शन, टाइम अगर आप मैनेज कर सकें, एक्स्ट्रा एक छोटा सा पोर्शन जो प्रॉब्लम क्वेश्चन में डिस्कस की होगी उसका सॉल्यूशन भी आप एक छोटा सा पोर्शन आखिर में डाल दीजिएगा। इससे होगा ये कि आप एक प्रोएक्टिव एस्पिरेंट की तरह अपने आप को प्रेजेंट करेंगे एग्जामिनर के सामने और उसको ये बात समझ में आ जाएगी कि हाँ यार इसने तो एक एक्स्ट्रा चीज भी बताई हुई है,
ठीक है, और वो इससे इम्प्रेस होगा। बेहतर तरीका ये है कि जब आपसे सॉल्यूशन पूछे ना जा रहे हो तो डिटेल में नहीं, बल्कि एक छोटा सा चंक डाल दें, एक छोटी सी हेडिंग डाल दें नीचे, और वो सॉल्यूशंस जो है वो बुलेट पॉइंट्स में बेशक लिखते हैं। ठीक है, इससे कि आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और एक एक्स्ट्रा पार्ट भी चला जाएगा जो कि हो सकता है ज्यादातर स्टूडेंट्स ने ना की हो, तो आपका इंप्रेशन अच्छा चला जाएगा। तो अब मैं आपको रोड मैप बता देती हूँ टू एनहांस एक्सपोर्ट्स एंड रिड्यूस ट्रेड डेफिसिट। हम कैसे अपने एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकते हैं, ट्रेड डेफिसिट को कम कर सकते हैं। सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंसिव और प्रूडेंट पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए। ठीक है, हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं उनके ऊपर टैरिफ्स ना लगाएं। टैरिफ्स हमेशा लग्जरी आइटम्स के ऊपर लगने चाहिए। ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इस्तेमाल करते हैं, एलीट की जो है वो एक तरीके से एंटरटेनमेंट का जरिया बनते हैं लग्जरी आइटम्स, उनके ऊपर आप जो है वो टैरिफ्स लगाएं। राइट, गवर्नमेंट फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट टू इंडस्ट्रीज टू हेल्प देम प्रोड्यूस एक्सपोर्टेबल गुड्स। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो इस तरह की पॉलिसी बनाए, इस तरह के एग्रीमेंट्स बनाए कि इंडस्ट्रीज जो है उनको टेक्निकल सपोर्ट मिले, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट होनी चाहिए कि ताकि वो अपना एक्सपोर्ट बेस बढ़ा सके और कुछ एक्सपोर्टेबल गुड्स बना सके। राइट, दूसरी बात ये कि आपकी जो एफडीआई होनी चाहिए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो आपकी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होनी चाहिए। ठीक है, एफडीआई मस्ट बी इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रीज टू इंप्रूव देयर टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी। लाइसेंसिंग होनी चाहिए टेक्नोलॉजी की टू लोकल इंडस्ट्रीज। ये वो सारी चीजें हैं जो कि जापान ने 1945 के अंदर की थी। अभी भी अगर हम जापान का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का रेट देखें तो आई थिंक ये 1 नहीं है, समथिंग 0.5 कुछ ऐसे है। ये मैंने अपनी इंटरनेशनल पॉलिटिकल इकोनॉमी की बुक में ये बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ी थी। ठीक, टैरिफ रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, लोअर टैरिफ्स ऑन प्राइमरी एंड इंटरमीडिएट गुड्स एंड हायर ऑन लग्जरी गुड्स। ठीक, ये ऊपर ये बात की गई है। ठीक है, टैरिफ्स मस्ट नॉट बी रेवेन्यू जनरेशन बट ट्रेड पॉलिसी टूल। ठीक, फिर उसके बाद इंटीग्रेट करने की कोशिश करें अपने प्रोडक्ट्स को इन ग्लोबल वैल्यू चेन। ये हम कैसे कर सकते हैं कि हम बायलैटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट जो है ये बनाए। इसके अलावा आपकी जो मार्केट कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज जो है फिलहाल इनकी मार्केटिंग बेहतर नहीं है। ग्लोबल लेवल के ऊपर आपकी मार्केटिंग बहुत बेहतर होनी चाहिए ताकि आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें। ना सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर सकें, बल्कि जो आपके ग्लोबल कंज्यूमर्स हैं आप उनको भी अट्रैक्ट कर सकें। ठीक है, और अपनी मार्केटिंग बेहतर बनाएं। ठीक, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए। फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट होनी चाहिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की, ताकि वो अपग्रेड कर सके अपने प्रोडक्ट्स फ्रॉम लो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स टू हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है, एलजी कंपनी की एग्जांपल दी गई है यहाँ पर। ठीक, उसके बाद स्टूडेंट्स लॉज डिवाइस करें टू प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। राइस के एक्सपोर्ट्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, फूड्स एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें जो है ये इस तरह के लॉज से बेनिफिट करेंगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में बहुत हाई है, उसको जरा लोअर डाउन करने की कोशिश करें। रेगुलेटरी प्रोसीजर्स जो है वो सिंप्लीफाई करें। ठीक है, जितने आपकी जो कम्बरसम ब्यूरोक्रेसी है, इसके जितने भी आपके रेड टिपिज्म है, इसको एलिमिनेट करने की कोशिश करें। ठीक है, लॉजिस्टिक्स को एफिशिएंट बनाएं, सीमलेस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स होने चाहिए जिनकी वजह से आपका ड्वेल टाइम जो है पोर्ट्स के ऊपर वो आपका डिक्रीज हो जाए। ठीक है, कस्टम ड्यूटीज जो है इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स के ऊपर वो हटाएं। ठीक है, इनफॉर्मल इंडस्ट्रीज जो उनके ऊपर एक चेक लगाएं। ठीक है, उनको रेगुलराइज करने की कोशिश करें ताकि वो इनफॉर्मल इंडस्ट्री जो है उनका जो जितना भी पोटेंशियल है पाकिस्तान वो टैप कर सके, पाकिस्तान अपनी एक्सपोर्ट बेस बढ़ा सके और दूसरे ये ग्लोबल मार्केट के अंदर अपनी ये जो कंपैरेटिव एडवांटेज है इसका फायदा उठा सके। ठीक है, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल हेल्प होनी चाहिए स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज की। ठीक है, गवर्नमेंट मस्ट प्ले अ लीडिंग रोल इन इंप्रूविंग एक्सपोर्ट पोटेंशियल ऑफ एसएमईज ऑफ सियालकोट, वजीराबाद एंड गुजरात। हम सबको पता है सियालकोट के अंदर आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है उसको चाहिए कि वो फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दे यहाँ पर। ठीक, फिर उसके बाद आपकी ह्यूमन कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका ह्यूमन कैपिटल जो है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। देखिए ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उससे बड़ी रिसोर्स कोई भी नहीं है। ठीक है, एक इंसानी दिमाग, एक इंसान जो है वो सबसे बड़ी रिसोर्स होती है एक नेशन की। उसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें ताकि वो अपनी जो मोस्ट मोस्ट प्रेशियस रिसोर्स जो है ना एक ह्यूमन ब्रेन, वो उसका इस्तेमाल करके ऐसी पॉलिसीज बनाए। ठीक है, आपका ह्यूमन रिसोर्स ऐसा हो कि वो इस तरह की पॉलिसीज बनाए, इस तरह की इनोवेशन करे कि आप
ग्लोबल लेवल के ऊपर अपने आप को कंपेटिटिव प्रूव कर सकें और डिमांड जनरेट कर सकें अपने प्रोडक्ट की और फिर आप उसको सेल कर सकें, ठीक है। ओनली देन विल पाकिस्तान बी एबल टू अर्न इन द ग्लोबल मार्केट एंड दैट अर्निंग वुड बी used in human development in developmental programs of Pakistan, ठीक है। तभी पाकिस्तान का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो कि 2025 के अंदर 168 और 193 पर लाइक स्टैंड कर रहा है, पाकिस्तान उसको इंप्रूव कर सकेगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। आई एम श्योर ये आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से बातें समझ में आ गई होंगी कि पाकिस्तान के ट्रेड के मसाइल क्या हैं। अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम क्यों है, इनमें स्टेगनेशन क्यों है, पाकिस्तान के इंपोर्ट्स ज्यादा क्यों है, तो ये बताना बहुत आसान हो जाएगा। एक्सपोर्ट बेस बहुत ज्यादा आपकी नैरो है, ठीक है। कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है फाइनेंशियल एंड टेक्निकल। इसके अलावा ग्लोबल मार्केट में आपकी बहुत ज्यादा लिमिटेड एक्सेस है। इसके अलावा अगर आप देखें बहुत कॉस्टली आपकी सर्टिफिकेशन है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, इनफॉर्मल सेक्टर से एवरीथिंग, ठीक। ये सारे पॉइंट्स मैंने बता दिए, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए। इनको अच्छे से रीड करें, रिवाइज करें और इनको अपने फिंगर टिप्स पे ले आए, ठीक है। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन के मसाइल पढ़ेंगे पाकिस्तान के अंदर, उस पर भी कभी क्वेश्चन आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।